इधर हम लोग क्या करें, नाम से ही समझना, हम लोग अपना कंपनी में कस्टमर का ग्रुप बना लेते हैं। कस्टमर ग्रुप जैसे कि होलसेल कस्टमर्स है ये हमारे, और ये हमारे रिटेल कस्टमर्स है। रिटेल में लेते हैं और ये होलसेल में लेता है। होलसेल रिटेल करके ग्रुप हो सकता है, या फिर किसी बेसिस पे हम लोग लार्ज बायर स्मॉल बायर्स बना सकते हैं, या फिर जैसे होता है ना B2B बायर्स और B2C बायर्स, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, ऐसा हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग जोन वाइज कस्टमर सेगमेंट कर सकते हैं, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, या फिर कोई कस्टमर का नेम वाइज, कंपनी वाइज भी कर सकते हैं, ये कंपनी वो कंपनी। ठीक है, या फिर हम लोग जैसे कि रिटेल और कॉरपोरेट, मान लीजिए इंडिविजुअल और कॉरपोरेट, ऐसा भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल और कॉरपोरेट। कस्टमर का सेगमेंट करना पड़ेगा, फिर देखना होगा कि हर कस्टमर से हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ रहा है। ठीक है, वो कैसे होगा, कस्टमर जो बाय कर रहा है उससे रेवेन्यू आ रहा है, माइनस उस रेवेन्यू के पीछे हम उसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे होंगे, तो नेट रेवेन्यू आ रहा है। फिर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लग रहा है, सीओजीएस माइनस करके हमारा जीपी आ गया। अब जीपी के बाद अब हम लोग इन कस्टमर्स के पीछे और क्या क्या ओवरहेड्स इनकर कर रहे हैं, इन कस्टमर के कारण हमारे क्या क्या सपोर्ट रिलेटेड ओवरहेड्स इनकर हो रहे हैं, उसको हम एबीसी से आइडेंटिफाई करके इन पे एलोकेट करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आइडेंटिफाई करके इनके ऊपर चढ़ाएंगे। तो हमें पता चलेगा कस्टमर वाइज वाकई में प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी किस तरह के कॉस्ट और एलोकेट होंगे, सर रेवेन्यू समझ में आया, लेस ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया। ठीक है, तो नेट रेवेन्यू आ गया, फिर लेस आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दिया तो जीपी समझ में आ गया। अब उसके बाद और क्या है, उसके बाद जैसे कि कैश डिस्काउंट हो सकता है, कैश डिस्काउंट वो भी कस्टमर्स को दिया जाता है, तो आप रेवेन्यू से भी माइनस करके दिखा सकते हो, तो कैश डिस्काउंट होगा। उसके बाद क्या होगा, अब जैसे सेल्समैन होते हैं ना, वो कस्टमर को विजिट कर करके सेल करते हैं, तो सेल्समैन का विजिट कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट कितना कस्टमर वाइज एलोकेट हो रहा है। फिर कस्टमर वाइज कभी कभी डिलीवरी कॉस्ट लगता है, कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो कभी कभी इमरजेंसी डिलीवरी होता है, रश डिलीवरी, तो उसका रश डिलीवरी का कॉस्ट और ज़्यादा होता है। कस्टमर बोलता है अर्जेंट पे पहुँचाओ, तो उसके लिए रश डिलीवरी कराना पड़ता है। समझ में आ रहा है। सो कंट्रीब्यूशन निकाल लिया आपने, उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन यानी जीपी एक ही चीज़ है, उसके बाद आपका क्या क्या कॉस्ट आ रहा है, कस्टमर विजिट कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट ऑफ सेल्समैन, फिर आपका डिलीवरी कॉस्ट। ठीक है, इस तरह के कुछ कुछ ओवरहेड्स कॉस्ट होते हैं कस्टमर के, जो आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मीडियम से निकालकर कस्टमर वाइज चार्ज करना है। फिर कस्टमर का प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगा। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी पर यूनिट भी निकाला जाता है, टोटल में भी निकाला जाता है और परसेंट में भी निकाला जाता है। को क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि कैसे निकालना है हमको, पर यूनिट करना है कि टोटल में करना है कि परसेंट में करना है। कुछ नहीं बोले तो जैसा डिटेल्स दिया होगा उसके हिसाब से चलेंगे। ओके, इससे फिर अंजाम क्या होगा, पता क्या चलेगा, पता ये चलेगा कि कौन सा कस्टमर हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा कस्टमर प्रॉफिटेबल नहीं है, तो किसको कंटिन्यू करना है, किसको डिसकंटिन्यू करना है। या फिर हम चाहेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी जिससे कम आ रहा है उसको इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करने का तरीका क्या है, उनका जो एक्टिविटी वाइज कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम हो रहा है उसको कम कराओ। उनका जो एक्टिविटी वाइज कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम हो रहा है, आप उनको जो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दे रहे हो, वो सब के ऊपर पॉलिसीज चेंज करो। सो दैट्स हाउ यू विल इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम देम। देखिए क्या है ना, इतने सारे कस्टमर होते हैं हमारे, हम सबको कितना अटेंशन देंगे। इसलिए एक रूल बना जो हम इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे आपके साथ, परेटो रूल। परेटो रूल बोलता है आपका 80% कस्टमर ऐसा है जो आपको 20% प्रॉफिट देता होगा,
और 20% कस्टमर ऐसा है जो आपका टोटल प्रॉफिट का 80% का पार्ट बनता होगा। तो आप किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे? ऑफ कोर्स वो टॉप पे ही ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, हम सब पे अटेंशन दे नहीं पाएंगे, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, उतना रिसोर्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो कस्टमर हमें ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे देंगे, उनको ज़्यादा टाइम देंगे, उनसे और प्रॉफिट कमाने का सोचेंगे। बट एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है कि जो कम प्रॉफिट दे रहा है, लो रैंक पे है आज, बट फ्यूचर में वो ग्रो कर गया, तो इसलिए उसको भी टाइम देना चाहिए। बट कैसे देना चाहिए वो सोचना पड़ता है। एक होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो टॉप कस्टमर है ना, वो हो सकता है कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का प्रेसिडेंट या सेल्स का जो रीजनल हेड है या फिर नेशनल हेड है, वो लोग डील कर लेगा, जो टॉप कस्टमर्स है। बट उसके नीचे वाला जो कस्टमर है उसको जूनियर मैनेजर्स को डील करने दीजिए ना, लेट देम डील विद देम, डोंट इग्नोर देम, उनको भी डील करो, क्योंकि कल को वो भी बड़े हो गए तो जैसे जैसे आप इंटरेक्ट करोगे अपने जूनियर से, उनको पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, नया नया क्या हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली आप उनसे फिर डील करना शुरू करना। और कई बार ऐसे होता है कुछ कस्टमर एकदम ही आपको रेवेन्यू नहीं देते, बस आते दिख दिख के चल जाते, तो उसको ऑटोमेट कर दो, किसी तरह से ऑटोमेटिकली डील करो, कोई डिजिटल माध्यम का सहारा लो और फिर उनको भी केटर करो, होता है ना। जैसे एक कस्टमर होता है जो शॉप में आके खरीदेगा, एक कस्टमर होता है जो आके देख के चला जाएगा, एक कस्टमर होता है जो आएगा बातचीत करेगा लेकिन कुछ खरीदेगा नहीं। तो 3 लेवल हो गया ना। तो बट अभी हम लोग बोल रहे हैं कि टॉप वाले कस्टमर को खाली आप ज़्यादा अटेंशन दो, बट बाकियों को हम ये नहीं बोल सकते स्ट्रेटजिकली कभी कि इग्नोर करो। बाकियों को आप अपने एग्जीक्यूटिव से हैंडल करवाओ या फिर कोई डिजिटल माध्यम बनाओ, उनसे डील करते रहो। उनको जब उनका इंटरेस्ट जागे तो एग्जीक्यूटिव डील करेगा, जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जाग गया तो हम लोग डील करेंगे। आपके सीए फर्म में ही ऐसा होता होगा, कुछ क्लाइंट होते होंगे जो आते हैं ना, तो आर्टिकल कोई बोलता है भैया देख लेना, देखना क्या बोल रहा है, देखना भाई, आर्टिकल से डील करा देते हैं, सारा काम ही आर्टिकल। बट कुछ क्लाइंट आते हैं तो फिर जो अपने एम्प्लॉयर होते हैं वो एकदम उठ के खड़े हो जाते हैं, अरे भाई साहब आप आ गए, क्या बात है, आइए आइए बैठिए, चैम्बर में बैठाते हैं सीधा उनको ले जाके। तो जो हमें कम परेशान करता है बट रेवेन्यू ज़्यादा देता है, उसका टेंशन हम पर्सनली दे देंगे। जो हमें ज़्यादा परेशान करता है, रेवेन्यू कम देता है, उसको आर्टिकल से डील करा देंगे। ऐसा थोड़ी बोलते हैं। और कुछ कुछ होता है बोलते हैं भाई हम लोग आपका काम नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर पाते भाई हर चीज़ को, ऐसे भी बोल के निकाल देते हैं। तो दिस जजमेंट नॉर्मली इन सीए फर्म दे वोंट डू दिस प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, दे डू इट बाय देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। But in big organization they need to do this analysis so that they don't miss on any customer. Like banks would be always using this. That's how, जैसे ही हम लोगों का बैंक में अकाउंट बैलेंस थोड़ा सा अच्छा मेंटेन होने लग जाएगा ना, बैंक वाले फट से आ जाएंगे, उनके पास सिस्टम से अलर्ट निकलता है और वो तुरंत आना शुरू कर देंगे, सर आपसे ये रिलेशन बनाना है, वैसा रिलेशन बनाना है, ये फैसिलिटी आपको और देंगे। तो जो अच्छा रेवेन्यू देता है ना, उन लोग उसको और फैसिलिटी देने लगता है। आपको एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड दे देंगे, उसका ये रिवॉर्ड पॉइंट्स है, फिर ये उसका गिफ्ट्स वाउचर है, फिर आपका ये चार्जिंग लगेगा, वो चार्जिंग लगेगा, आपको ये कार्ड फ्री, बैंकिंग का ये सर्विस फ्री, आपके लिए डीमैट अकाउंट फ्री, आपके लिए म्यूचुअल फंड सर्विसेज फ्री, आपके लिए वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज फ्री। बहुत सारा वो लोग एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन उनके लिए करने लग जाते हैं, क्योंकि उनसे उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। आज एक कंपनी है जो महीने का 50 लाख रुपए अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करता है और एक कंपनी है जो महीने का 50,000 मेंटेन करता है, तो बैंक को दोनों में तो डिफरेंस समझ में आएगा, उसके अकॉर्डिंगली बैंक एक्ट करेगा। सो दैट इज कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ओके, सो व्हाट इज सीपीए? द एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक कस्टमर और कस्टमर ग्रुप्स। इट इज एम्ड एट रिटेनिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स and re-engineering or eliminating the loss yielding customer or not so profit making customer। तो एक ऐसी, ये मेरा रिसर्च किया हुआ एक मैट्रिक्स है, मैं अपने मन से नहीं बनाया, रिसर्च करके कहीं से लाके आपके मैट में बिठाया, जो आपके नॉर्मल आईसी मैट में नहीं है। कस्टमर को अगर हम क्लासीफाई करते हैं ना, तो एक मैट्रिक्स से क्लासीफाई हो सकता है। एक तरफ आप रखो कॉस्ट टू सप्लाई द कस्टमर, कॉस्ट टू सर्विस द कस्टमर, एंड सेकंड आप रखो
कि कस्टमर से मिल क्या रहा है, हम दे क्या रहे हैं और मिल क्या रहा है, ठीक है। प्राइस कस्टमर इज़ विलिंग टू पे। अब उसमें हाई लो करो। सो हम हमेशा उन कस्टमर्स को चाहेंगे जो जिससे साथ हम बिज़नेस करें वो कस्टमर हो जो हमें प्राइस ज़्यादा देने रेडी हो और उसको सर्विस करने का कॉस्ट हमारा कम लगे। यानी हम चाहेंगे सबसे ज़्यादा ये वाला कैटेगरी में हमारा कस्टमर होना चाहिए, जो हमें रुपया ज़्यादा देने रेडी हो बट हमें उन्हें सर्विस सबसे कम करना पड़े, ठीक है। सर्विस का कॉस्ट कम हो। बट होता क्या ना, कस्टमर अलग अलग कैटेगरी का होता है, आपको आइडेंटिफाई करना है। कुछ कस्टमर होंगे जिसको हम लोग मारवाड़ी लोग बोलते हैं खून पीने आता है, बनिया लोग बोलते हैं खून चूसने आ जाता है कस्टमर। दे कम टू सक द ब्लड। मीन्स व्हाट, देयर कॉस्ट टू सप्लाई इज हाई बट दे आर नॉट विलिंग टू पे, ठीक है। तो उसका हम लोग फ़ोन नहीं उठाना चाहते, हम लोग बोलते हैं फिर आ गया, जैसे ही आ जाएगा हम लोग, अब भगवान है, कस्टमर तो भगवान है ना, तो खुशी खुशी बात तो कर लेते हैं, बट जैसे ही चाहता है बोलते है खून चूस के चला गया, देख। खून चुसवाते भी है और रोते भी रहते हैं, ये हमारा साइकोलॉजी है, ठीक है। एनीवेज, ऐसा कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांडिंग कस्टमर, जो पैसा नहीं देना चाहता है और खर्चा भी हमारा बहुत करा देता है, खून चूसने वाला कस्टमर, डिमांडिंग कस्टमर। फिर कुछ प्रीमियम कस्टमर होते हैं, पता है, जैसे मैं अगर किसी अपने वेंडर का कस्टमर हूँ, जैसे मेरे प्रिंटर का कस्टमर हूँ, मैं मेरे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स का मैं कस्टमर हूँ, मैं कैसा कैटेगरी का कस्टमर हूँ पता है, मेरे से काम करेगा ना उसका खर्चा होगा ही होगा, मतलब कॉस्ट टू सर्विस मी इज़ वेरी हाई बिकॉज आई एम वेरी फितूर माइंडेड माने मेरे को बहुत कुछ करना रहता है हमेशा, तो मैं पीछे पड़ा रहता हूँ उनके, और उसके लिए आई एम ऑलवेज विलिंग टू पे हाई प्राइस ऑल्सो। आई एम विलिंग टू पे प्राइस, बट if you work with me you have to give me high service also. So I am what kind of customer, service conscious. So service conscious customer को भी कई कंपनी चला सकता है क्योंकि अल्टीमेटली रुपया तो मिलता ही है, बट पॉइंट इज इनके पीछे रिसोर्स बहुत लगता है, तो इससे बहुत ज़्यादा आप नहीं कमा पाते हो इन कस्टमर्स को लेकर, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट भी उनका हाई होता है। और एक कस्टमर होता है जो ना तो पैसे देना चाहता है खाली, और ना हमारे भी उसका सर्विस करने का कोई कॉस्ट है, वो है प्राइस कॉन्शियस कस्टमर। जैसे कि शॉपिंग मॉल में जो विंडो शॉपिंग करते रहते हैं, अंदर घुसते नहीं क्योंकि उनको प्राइस पोसाएगा नहीं, और बाहर से ही देख देख के चले जाते हैं, तो हम लोग का भी सर्विस करने का कोई कॉस्ट नहीं, तो ठीक है भैया, ये भी उड़ते जो आते जाते रहते हैं। सो दोज आर प्राइस कॉन्शियस। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल में कुछ स्टूडेंट्स होंगे ऐसे, है ना, जो हमें कभी फीस नहीं देंगे, तो हमारा भी उनको सर्विस करने का कोई ऐसा कॉस्ट नहीं है। हमने वीडियो बना दिया था अपने स्टूडेंट्स के लिए, अब वही वीडियो वो लोग देख के पढ़ लेते हैं, तो हमारा भी अलग से कोई कॉस्ट भी नहीं है, बट वो भी हमारा कस्टमर है। आइडियली हर कंपनी को करना क्या चाहिए, अपना सारा कस्टमर को इस जोन में कन्वर्ट करने का कोशिश करना चाहिए, तब मज़ा आएगा ना। सर्विस कॉन्शियस भी यहाँ पे चला है, डिमांडिंग भी यहाँ चला जाए, और प्राइस कॉन्शियस भी यहाँ पे आ जाए। Aim is to attract as many customers as accepting customers as possible. Many organizations normally fall into demanding category. हर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर जनरली डिमांडिंग रहता है, ठीक है। हम लोग भी कई बार बोलते हैं दुख में, यार स्टूडेंट्स आजकल बहुत डिमांडिंग हो गया है। क्या फ़ीस तो आप बढ़ा नहीं पा रहे हो, ज़्यादा फीस तो ले नहीं सकते, बट उनको चाहिए क्या क्या आजकल, जैसे रोना रोते हैं भाई, हम लोग भी अपना रोना रोते हैं, बहुत बनिया लोग रोना रोते हैं ना, अपन भी बनिया ही, अपने भी रोते हैं, तो अपन भी रो लेते हैं किसी के सामने। आजकल कस्टमर्स हमारे, स्टूडेंट्स हमारे बहुत डिमांडिंग हो गए हैं, बोले कैसे कैसे डिमांडिंग है भैया, फ़ीस तो बढ़ा नहीं पाते, ज़्यादा फीस बढ़ाते ही भैया प्रॉब्लम, और जेन्युइन भी लगता है, ठीक है क्या करें, अब ज़्यादा फीस नहीं ले सकते, तो भैया डिमांड क्या करते हैं भाई, डिमांड ऐसा है कि एक बार कोर्स पढ़ा दिया, हम लोग के समय तो हमारा टीचर ठीक से कोर्स ही नहीं पढ़ाता था, बट फिर भी अपन सीए बन गए। यहाँ पे इतना ढंग से सीए का कोर्स पढ़ा दो, एक हम लोग को एक पतला सा मैट मिलता था, वो भी ज़ेरॉक्स किया हुआ हल्का सा, हम लोग इतना बढ़िया प्रिंट करा के मैट दे देते हैं, 3 मैट 5 मैट कोर्स में जाता है। फिर उसके बाद बैच ख़त्म हो जाओ, उसके बाद जितना आरटीपी आ रहा है, जितना एमटीपी आ रहा है, सबका वीडियो दो, जबकि वो अपने आप भी पढ़ा जा सकता है, हम लोग भी तो क्लास किया ही था, बट बच्चा लोग सुनता नहीं है, बोलता है नहीं वीडियो दो। फिर उसके बाद एग्ज़ाम जितना होगा उन सब का पेपर का रिव्यू भी दो, जबकि उसको उस वीडियो को देखना भी नहीं है, ठीक है।
बस पेपर रिव्यू आया नहीं सर, आपका क्या बात है, आपका पेपर रिव्यू आया नहीं, वीडियो में कमेंट आना शुरू हो जाता है। फिर उसको व्हाट्सएप में सारा क्वेरी सॉल्व करके दो, जब वो चाहे तब उसको आंसर करो, वो मैसेज भी करेगा तब आप उसका आंसर करो, वो मेल भी कर सकता है, वो मिलने भी आ सकता है, सब आपको करना पड़ेगा। फिर एग्ज़ाम आने वाला होता है तो उसको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो बना के दो। फिर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन वो कर रहा होता है सेल्फ स्टडी, तो उसको याद नहीं आ रहा होता है तो उसको रिकॉल कराने के लिए मैराथन बना के दो। फिर मैराथन वीडियो जब वो कर रहा होता है उसके बाद उसको लगता है कि एक दिन पहले का कोई स्ट्रेटजी बना के दो। एक दिन पहले का जब वो स्ट्रेटजी का वीडियो बना के देते हैं तो वो बोलता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके देते हैं तो बोलता है सर इसका की पॉइंट्स कैसे याद रखें वो बता के दो। सर फिर आप ये भी बताओ कि एग्ज़ाम के पहले भी हॉल में जाके कैसे एग्ज़ाम में लिखना है वो भी बता के दो। एग्ज़ाम से जैसे ही बाहर आएगा तुरंत बोलेगा पेपर रिव्यू बना के दो। सो इतना डिमांडिंग हो गया यार, करके दो, सारा पूरा जीवन ही 24 घंटे इसके पीछे झोंक दो और फिर बोलेंगे बदले में फ़ीस बढ़ा ले। बोला नहीं नहीं, आपका तो ऐसी फ़ीस इतना ज़्यादा है, फ़ीस कैसे। तो कस्टमर क्या हो रखा है आजकल, डिमांडिंग हो रखा है। देखो ये हर इंडस्ट्री का चैलेंज है, मतलब मेरा ही रोना नहीं है, ये सबको ऐसे ही रोते हैं, बट यही सिनेरियो है। यू इफ यू डोंट वांट टू डू द बिजनेस, इट्स योर चॉइस, योर कस्टमर्स वुड बी ऑलवेज इन द डिमांडिंग कैटेगरी। ये लाइन जो है ये मैंने थोड़ी लिखा है, ये रिसर्चर्स ने पहले से लिख दिया, मैट्रिक्स मैंने थोड़ी बनाया, मैट्रिक्स तो रिसर्चर ने बना दिया। तो हम लोगों को बस अभी अपने माइंड को जचाना पड़ रहा है, नहीं यही काम करने का तरीका है, हम लोग जचा रहे हैं यही काम करने का तरीका है। अपने आप को बदलो, कस्टमर को मत बदलने जाओ, उनको मत बदलो, अपने आप को बदलो, अपने सिस्टम को बदलो। ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ कि ये सब आपको परेशान न करे, आप अपने आप को ढालो, देन आप ग्रो करोगे, ठीक है। ऐसे तो कुछ कंपनियां होती है जो कस्टमर का सुनती नहीं है, कुछ कंपनियां होती है जो कस्टमर का सुनती है और फिर बोलती है खाली बोलता है। फिर कुछ कंपनियां होती है जो कस्टमर का सुनती है, उसको अपॉर्चुनिटी समझती है और फिर उसके पीछे काम करती है और फिर वो ग्रो करती है। समझ गए, कितना इंटरेस्टिंग बात है ना, राइट। नेक्स्ट आ रहा है स्टेप्स इन सीपीए। What are the steps to be followed in CPA, Customer Profitability Analysis? So step number 1 is you have to identify your segment. Segment means grouping. Segment means group. Segment means group, जो मैंने आपको आइडिया दिया ना ऊपर। फिर आपको हर सेगमेंट का रेवेन्यू निकालना है, फिर उनका कॉस्ट निकालना है, कितना कॉस्ट पड़ रहा है। ये आप कॉस्ट जब निकालोगे तो यूजिंग ABC करोगे और फिर क्या करोगे, देखोगे कौन सा कस्टमर को रखने में बुद्धिमानी है और जिसको रखना नहीं है उसको एलिमिनेट करो या री इंजीनियर करो। मत करो उन कस्टमर के साथ काम, वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, जो बहुत ज़्यादा खून पी रहा है, उस काम मत करो। आपको लगता है कि उसके साथ हम काम नहीं कर सकते तो ठीक है मत करो, दूसरा कुछ करो। यादवेंद्र कह रहे हैं एप्पल इज़ वन कंपनी जो कस्टमर की नहीं सुनती, अपने हिसाब से बनाती है बस। नहीं, गलत बोला आपने। अगर कस्टमर की नहीं सुनती तो एप्पल इस मुकाम पे नहीं होता। उन्होंने कस्टमर के ऐसे ऐसे नीड को सोचा, समझा और अपने प्रोडक्ट में इनबिल्ट किया, जिसके कारण एप्पल का इतना फॉलोइंग है। आप एप्पल का फ़ोन यूज़ नहीं करते लगता है, एप्पल का कोई प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो समझ में आएगा कि ये एप्पल साला क्या चीज़ है। सोचता है, कस्टमर के बारे में सोच सोच के उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करता है। वो जब यूज़ करोगे तो पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा भाई साहब, ऐसे ही फैन फॉलोइंग नहीं है उसका। पब्लिक ऐसे ही नहीं किसी के पीछे पड़ता है जी। खैर आगे बढ़िए, ये प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मेट देख लीजिए, बहुत इजी है, मैंने बोल ही दिया। रेवेन्यू लेस डिस्काउंट गिवन इज़ नेट रेवेन्यू, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ ग्रॉस मार्जिन एंड लेस कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्ट एलोकेटेड यूजिंग ABC। ओके, अगेन इसमें HO कॉस्ट वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। द ABC अप्रोच हाईलाइट्स वेयर कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट शुड बी फोकस। ABC अप्रोच का फ़ायदा क्या है, जैसे आप यहाँ पे प्रॉफिट देख लिया और फिर पता चला कि किसी का कम आ रहा है, तो आप उसको कम से बेसी कैसे कर सकते हो, बढ़ा कैसे सकते हो, बाई फोकसिंग ऑन द कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम्ड ऑन ईच कस्टमर एंड देन टेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस दोज कॉस्ट ड्राइवर्स, है ना। जैसे रिड्यूसिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट, किसी कस्टमर का ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है,
वो बहुत सारा ऑर्डर प्लेस करते रहता है बार बार, तो उसको समझाएंगे भैया इतना छोटा छोटा क्वांटिटी में ऑर्डर मत कर, तेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है तुम्हारे चक्कर में। अनप्रॉफिटेबल कस्टमर्स आर परसुएडेड टू ऑल्टर देयर बाइंग बिहेवियर, उनको समझाया जाता है कि आप अपना बाइंग पैटर्न को चेंज करो, नहीं होगा तो हम आपको दूसरा कैटेगरी में डाल देंगे। अभी हम एक एग्जांपल बताते हैं। मेरे पापा का एक बिजनेस अकाउंट है, करंट अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट में उनका जो अकाउंट खुला था ICICI बैंक में, तो कोई कैटेगरी बने अकाउंट खोला गया होगा कि इतना बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा समथिंग। नाउ पेंडेमिक या लॉकडाउन वगैरह में बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ, बिजनेस ही नहीं था, ठीक है। तो ICICI बैंक से चिट्ठी आ गया कि आपका जो अकाउंट खुला हुआ है उसको सर्विस करने का जो कॉस्ट है वो हम लोग उठा नहीं पा रहे। मतलब इस तरह से नहीं लिखा हुआ था, थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसलिए हम आपका अकाउंट को एक दूसरी कैटेगरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहां पर जाने से आपका अब ये ट्रांजैक्शन करने से ये चार्ज लगेगा, ख़त्म। हम ये नहीं बोल रहे आप पैकअप कर लो। बट HDFC बैंक में मेरा एक इंसिडेंस हुआ था शुरुआती समय में, जब मैं अपना काम चालू किया था, तो पट्टा बेटा अकाउंट को बंद करके चेक बना के दे दिया मेरे को घर में, बोला हम तुम्हारा अकाउंट नहीं रखेगा क्योंकि तुम्हारा अकाउंट में तुम बैलेंस मेंटेन करते नहीं हो, तो हमको कुछ फ़ायदा नहीं होता। अकाउंट को बंद करके जो बैलेंस था उसका चेक बना के घर पे भेज दिया, बोला अपना अकाउंट अपने पास रखो, दूसरा जगह खुलवा लो। इमेजिन, अरे भैया ये तो बड़ा तौहीन हो गया। चल बेटा आज HDFC को ऐसा चक्कर खिलाएंगे कि चारों तरफ मेरे चक्कर काटेगा, और वो एक दिन और आज एक दिन है। HDFC में अपना सारा बैंकिंग है, चारों तरफ चक्कर लगता रहता है उनका, सर 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 करके। खैर, नेक्स्ट आता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग एक कस्टमर का कैलकुलेट करते हैं कि वो हमारे साथ कितना समय तक जुड़ेगा, लाइफ टाइम वो हमारे साथ कितना समय तक जुड़ेगा। अब ये कैसे चेक किया जा सकता है, जैसे कि कॉलेज है, कॉलेज में एक स्टूडेंट अगर ज्वाइन करता है तो वो कॉलेज में 3 साल या 4 साल रहता है, तो 4 साल का लाइफ टाइम है। जैसे आप हमारे साथ जुड़ते हो अगर इंटर में, तो आपका लाइफ साइकिल हो जाता है कि आप मेरे साथ 3 साल तक बने रहोगे। अगर आप मेरे साथ फाइनल में जुड़ते हो तो आप मेरे साथ 1 साल तक ही बने रहते हो। सो बेसिकली ये लाइफ टाइम है। हर कंपनी अपना कस्टमर का लाइफ टाइम चेक कर सकता है, किसी किसी में इनफाइनाइट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो 1 साल 2 साल ही चलेगा। सो आपको चेक करना है कि हर साल उस कस्टमर से हम लोग क्या नेट रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उस नेट रेवेन्यू का प्रेजेंट वैल्यू लेते हो तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू आता है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट रेवेन्यूज फ्रॉम द कस्टमर लाइफ साइकिल। अब वो कैसे निकालते हैं उसके ऊपर एक सम करेंगे हम लोग। अ कॉलेज विल हैव a student life of 3 to 4 years, hence its net revenue over this period is to be determined। एक एग्जाम्पल के लिए बोला गया है। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो है DJB का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चन है ना DJB का, वो सब कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के ऊपर ही है। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वेयर CPS सूटेबल। एग्जाम क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में जिसमें आपको बोलना पड़ेगा कहाँ कहाँ CPS सूटेबल है। नॉर्मली सर्विस इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए आपको दिखेगा बैंक में, इंश्योरेंस कंपनीज़ में, होटल्स में, ट्रैवल एजेंट्स में, टूर ऑपरेटर्स में, ऑडिट में, अकाउंटिंग फर्म्स में, लॉ फर्म, कंसल्टेंसी में। सम लॉजिस्टिक एंड फ्रेट कंपनीज कैन ऑल्सो यूज टू ग्रुप देयर कस्टमर सेगमेंट्स एंड टू आइडेंटिफाई विच कस्टमर इज गिविंग अस मोर प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, बाकी कंपनीज क्या करती है ना, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं सोचकर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी सोचती हैं, ठीक है। जैसे अब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेगी, मेरा इस प्रोडक्ट से क्या प्रॉफिट आ रहा है, उसको कस्टमर स्पेसिफिक से मतलब नहीं है। अब जैसे सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर स्पेसिफिक क्यों सोचते हैं हम लोग, इसलिए कि वहाँ पे कस्टमर जैसा चाहता है हम लोग को वैसा वैसा करके देना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे कस्टमर स्पेसिफिक सोचते हैं। अब एक एक कस्टमर को लेके नहीं सोच पाते, इसलिए
हम लोग ग्रुप बना लेते हैं कस्टमर का और उसमें सोचते हैं। जैसे मैं अपने यहाँ पे सोचूंगा तो मैं शायद फाइनल स्टूडेंट्स का प्रॉफिटेबिलिटी और इंटर स्टूडेंट्स का प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत बार किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो मिक्सअप भी हो जाता है, ठीक है, कि आप ग्रुपिंग कर पा रहे कि नहीं। मेन है ग्रुपिंग कर पाना, अगर ग्रुपिंग ही नहीं हो रहा है तो फिर एनालिसिस नहीं होगा। बेनिफिट्स क्या है, वही कि कौन सा कस्टमर प्रॉफिट को इरोड कर रहा है और कौन सा कस्टमर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और दूसरा इससे पता चलता है कि किस कस्टमर से किस तरह से कंस्ट्रक्टिवली बात करना है। डायलॉग मतलब कॉन्वर्सेशन, टू वे कम्युनिकेशन, किस कस्टमर से किस तरह का बात करना है जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़े। ऑलराइट, सो ये लिस्ट भी याद रखना है, बेनिफिट्स भी याद रखना है, बिकॉज चला के एग्जाम पूछेगा आपको, अलग से बेनिफिट्स लिखो और लिस्ट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी लिखो। ऑलराइट, सो हालांकि टाइम तो पूरा हो गया, आज का समय पूरा हो गया। मैं आपको गाइडेंस के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए एक बार क्वेश्चन बताता हूँ। बहुत इजी होता है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का पढ़ाई। जैसे ये क्वेश्चन को देखो आप, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, डीजेबी में आ जाओ, डीजेबी में आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है प्रोडक्ट का और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है। सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करके जीपी आ जाएगा, बट एडिशनल कॉस्ट में ऑर्डर प्रोसेसिंग और डिलीवरी कॉस्ट है, उसका रेट दिया हुआ है। ये 2 एक्टिविटी है जिसका दिया हुआ है। फिर 2 कस्टमर है, वो कितना ऑडियो प्लेयर आपसे परचेज किया, तो दिस इज द वॉल्यूम, तो इससे आप टोटल निकाल सकते हो। ओके, फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वो कितना प्लेस किया, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मालूम है, मल्टीप्लाई करके टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। नंबर ऑफ डिलीवरीज कितना आपसे लिया भी आ जाएगा। फिर कंपनी का पॉलिसी है टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन सेलिंग प्राइस ऑन ऑर्डर्स फॉर 50 यूनिट्स और मोर। तो अगर 50 यूनिट या उससे ज़्यादा का ऑर्डर प्लेस होता है तो हम उसको डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पे ईच ऑर्डर 70 का है, ईच ऑर्डर 50 का है, तो दोनों कस्टमर को मिलेगा ये 5% डिस्काउंट, क्योंकि दोनों ने ये थ्रेशोल्ड को अचीव कर लिया है। एंड टू गिव फर्दर 8% डिस्काउंट ऑन अनडिस्काउंटेड प्राइस इफ अ कस्टमर यूजेज उस ओन ट्रांसपोर्ट टू कलेक्ट द ऑर्डर। जैसे कस्टमर बी ने डिलीवरी हमसे लिया ही नहीं, ओन ट्रांसपोर्ट में कलेक्ट किया होगा तभी डिलीवरी हमसे नहीं लिया, तो उसको 8% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सो बेसिकली आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, सेल्स रेवेन्यू में आप पहले ऑर्डर बेस्ड डिस्काउंट एक माइनस करोगे 5% वाला, फिर एक डिस्काउंट माइनस करोगे 8% वाला, तो नेट सेल्स रेवेन्यू आएगा। फिर आप अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस करोगे तो आपका जीपी आ जाएगा। फिर आप अपना फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस करोगे, बेसिकली ओवरहेड्स बोलकर 2 कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट, ये माइनस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इफ अब बोल रहा है एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी बाय कंपेयरिंग, देख लेना क्वेश्चन में क्या बोलता है, पर यूनिट बोला है, तो आप एक तरह से 2 कॉलम बना सकते हो, जैसे एक पर यूनिट कॉलम और एक टोटल कॉलम दोनों बना के सम कर सकते हो। कस्टमर ए का एक कॉलम होगा और कस्टमर बी का दूसरा कॉलम होगा, दोनों में पर यूनिट टोटल होगा। सो पर यूनिट प्रॉफिट आपको निकालना और एनालाइज करना है, मतलब कमेंट करना होगा किस में ज़्यादा आ रहा है किस में कम आ रहा है। फिर एक और कमेंट बोला है, कमेंट ऑन द डिस्काउंट पॉलिसी ऑन डिलीवरी। ये एक इंटरेस्टिंग कमेंट है, जैसे 8% डिस्काउंट दे रहे हो आप डिलीवरी का, ठीक है, अगर वो अपने आप से ले रहा है तो 8% ऑफ 5400 क्या होता है, 8% ऑफ 5400 कितना होता है, देखो 5400 इंटू 8% करने से आ रहा है 432 रुपीज़ पर यूनिट, 432 पर यूनिट, ठीक है, 432 पर यूनिट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डिस्काउंट ऑन डिलीवरी आप 8% दे देते हो, तो इट इज़ कमिंग 432 पर यूनिट। अब एक एक डिलीवरी में ये भाई साहब हमारे 50 यूनिट मंगा लेते हैं, 10 डिलीवरी करवाते, अगर ये डिलीवरी हम लोगों से लेते तो अगर हम लोगों से डिलीवरी लेते तो आपका एक डिलीवरी 50 यूनिट को कवर कर रहा है, ठीक है, ठीक से समझना है यहाँ पर।
अगर वो हम लोगों से डिलीवरी लेते तो हमारा डिलीवरी कॉस्ट आता 3500 रुपीज़ पर डिलीवरी। 3500 पर डिलीवरी आता तो उसमें कितना यूनिट चला जाता? 3500 डिवाइडेड बाई 50 यूनिट हम लोग डिलीवर करते उसको, क्योंकि एक ऑर्डर 50 यूनिट का है। तो 50 यूनिट पर ऑर्डर अगर हम लोग उसको देते हैं और एक डिलीवरी का 3500 आता है तो कॉस्ट हमारा क्या लगता है? 70 रुपीज़ ही लगता है ना। 70 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट आता है, पर यूनिट। 3500 रुपया खर्चा करते डिलीवरी के पीछे, तो 50 यूनिट 3500 रुपये खर्चा करते तो 50 यूनिट डिलीवर हो जाता। तो एक यूनिट का डिलीवरी कॉस्ट है 70 रुपीज़, बट हम लोग डिस्काउंट क्या दे रहे हैं? खुश होके 8% डिस्काउंट ले लो। अब कहाँ का बुद्धिमानी है कि डिस्काउंट दे रहे हो आप 8%, कि तुमने मेरे से डिलीवरी नहीं लिया, चाहो 432 रुपया माफ, और वहीं डिलीवरी लेता तो 70 रुपये कॉस्ट आता। तो 70 रुपया लगाकर 432 रुपया माफ़ कर देना, ये तो उचित नहीं है ना। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसीलिए कमेंट करने बोला है कि इनका पॉलिसी ठीक है क्या। तो आप ये कैलकुलेशन दिखाओगे कि यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे 432 पर यूनिट, जबकि डिलीवरी कॉस्ट आ रहा है 70 रुपीज़ पर यूनिट। सो डिस्काउंट ऑन डिलीवरी इज़ नॉट अ वायबल पॉलिसी राइट नाउ। यू शुड गिव अ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 70 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, जो आपका बच रहा है वही डिस्काउंट देना चाहिए ना। आप डिस्काउंट दे रहे हो 432 रुपया और कॉस्ट लगता है फिर डिलीवरी करने का 70, तो ये पॉलिसी सही नहीं है। तो आप एक बार फ्लो को देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस देखो, यहाँ तो पर यूनिट पे ही किया हुआ है, एक क्वांटिटी का डिस्काउंट, एक डिलीवरी डिस्काउंट 432 रुपया, ठीक है। फिर वेरिएबल कॉस्ट दिखा दिया, यहाँ पे नेट सेल्स रेवेन्यू निकाल दिया नेट ऑफ डिस्काउंट करके, फिर वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, टोटल भी ले लिया, फिर ओवरहेड्स में डिलीवरी कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट ले लिया, प्रॉफिट पर कस्टमर टोटल में निकाल के फिर पर यूनिट कर दिया। पर यूनिट करने से ही मार्क्स मिलेगा, टोटल करोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। एनालिसिस में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, बस लिख दिया कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। और कमेंट ऑन डिस्काउंट ऑन डिलीवरी पॉलिसी में बता दिया कि 432 का डिस्काउंट दे रहे जबकि कॉस्ट आता है 70, ठीक है। सो कंपनी नीड्स टू रिव्यू इट्स डिस्काउंट पॉलिसी, ओके, वरना इसका कस्टमर बी का प्रॉफिटेबिलिटी इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया। ओके, सो इस तरह से आपको क्वेश्चन 4 करना है। ये कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, आता है। ओके, 4 के बाद 5 भी आप करना अपने आप। 5 में अपने आप करना, मैं आपको एक ग्लांस बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सेल्स यूनिट्स पर एनम दिया हुआ है, सेल्स प्राइस दिया हुआ है, तो दोनों मल्टीप्लाई करके सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। फिर पेमेंट टर्म्स याद है आपको, ये FM में पढ़ते हैं आप, 3/10 नेट 30, इसका मतलब है 3% कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो, और मैक्सिमम 30 डेज क्रेडिट पीरियड है। यहाँ पे कोई कैश डिस्काउंट ही नहीं है और यहाँ पे भी 3% कैश डिस्काउंट मिलेगा। सेल्स रिटर्न्स है आपका, और फिर डिलीवरी टर्म्स भी आपको दिया हुआ है। FOB डेस्टिनेशन एंड FOB शिपिंग पॉइंट, ये सब का मतलब है कि आप FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड डेस्टिनेशन, मतलब आप सामने वाला का डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हो, डिलीवरी आप खुद पूरा कर देते हो। और यहाँ पे FOB शिपिंग पॉइंट का मतलब है फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट, मतलब मैं शिपिंग पॉइंट तक बोर्ड करा के आ जाऊँगा, उसके बाद आपका जिम्मेदारी। शिपिंग पॉइंट में भी अ पोर्ट। सो यहाँ पर बोल रहा है इन ऑर्डर टू गेट मार्केट शेयर P&W एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स टू अवेल डिस्काउंट ऑफ इफ पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज। इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। Customer M does not have much bargaining power and hence has been allowed 30 days credit period without any benefit of availing discount for early payment. उसको कैश डिस्काउंट नहीं देते। Both P&W have made payments within 10 days to avail of the discount extended. तो उन लोगों को कैश डिस्काउंट 3% का दे देना। अब इसमें एक ट्रिक आता है कि जो 3% कैश डिस्काउंट दोगे वो सेल्स रेवेन्यू पे दोगे ना, बट सेल्स रेवेन्यू में देखना सेल्स रिटर्न हो रहा है 0.5%, तो सेल्स रेवेन्यू में से सेल्स रिटर्न माइनस करके फिर जो अमाउंट आ रहा है उस पर आप कैश डिस्काउंट देंगे। नेट सेल्स पर कैश डिस्काउंट होगा, जो नेट सेल्स हो उसी का ही तो पेमेंट आएगा। फिर उसके बाद आपको कॉस्ट फ्रंट में वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तीनों आदमी का दे दिया है,
और ये अज्यूम कर लेना, लिखा हुआ है टू द नेट सेल्स, एट्रीब्यूटेबल टू द नेट सेल्स। कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन में लिख देता है टू द सेल्स, तो अज्यूम कर लेना नेट सेल्स ही है, ये नेट सेल्स पे ही कॉस्ट अज्यूम कर लिया जाता है। ओके, नेट सेल्स मतलब रिटर्न एडजस्ट करके कॉस्ट ये है। सो सेल्स रेवेन्यू में से आप 3% माइनस डायरेक्ट नहीं करोगे, सेल्स रेवेन्यू में से पहले सेल्स रिटर्न माइनस करोगे, फिर जो नेट सेल्स आएगा उसमें से 3% डिस्काउंट दोगे, फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, जीपी आएगा या कंट्रीब्यूशन आएगा। उसके बाद इतना सारा एक्टिविटी है, उसका आपको रेट भी दिया हुआ है, उसका कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम दिया हुआ है, बस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट माइनस करोगे प्रॉफिट, और लास्ट में फिक्स कॉस्ट जब 1 लाख दिया हुआ होता है उसको लिख दिया लोग नॉट असाइनेबल टू एनी कस्टमर, तो तीनों का जो जोड़ के PMW का टोटल जोड़कर उसमें से 1 लाख माइनस हो सकता है। अब क्वेश्चन ने टोटल निकाला है, देखो PMW का, उसमें से लास्ट में आप चाहो तो 1 लाख माइनस करके कंपनी का टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें खाली वो एक बेसिक मेहनत है वर्किंग करने का। सेल्स का एक वर्किंग है, टेबल 1 देख लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया, फिर सारा ओवरहेड्स माइनस किया। ठीक है, अब ये कैटेगराइजेशन किया हुआ है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सारा कॉस्ट को एक साथ ही माइनस कर सकते हो। सेल्स का वर्किंग में नेट सेल्स में देखो सेल्स रिटर्न माइनस किया, फिर नेट सेल्स आया, फिर कैश डिस्काउंट माइनस किया तो नेट प्रोसीड्स आया। सो ये नेट प्रोसीड्स हमारा इस तरह से आ गया, जिसको हमने ऊपर में बैठा दिया। ठीक है, फ्लो एकदम समझ जाओ। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है प्रिपेयर करना है, मतलब जस्ट कैलकुलेट करना है, फिर बोलता है रेकमेंड स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग इट्स कस्टमर। अब यहीं पे खेल हो गया। अब रेकमेंड स्ट्रैटेजी का मतलब अब आपको एनालिसिस करना होगा। इसमें एक चीज़ देखना, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ही पूछा है, ये नहीं बोला कि पर यूनिट निकालो। तो हम लोगों ने टोटल में निकाला और फिर परसेंट निकाल लिया, जिससे कि हम जान पाएँ, थोड़ा अच्छा रिकमेंडेशन कर पाएँ। तो सबसे बेस्ट कस्टमर हमारा ये है, सेकंड कस्टमर ये है, थर्ड कस्टमर ये है। आप परसेंट नहीं भी निकालोगे तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि क्वेश्चन ने चला के बोला नहीं है। सो आपने रैंकिंग कर लिया। रिकमेंडेशन में पहले आपको तो रैंकिंग के बारे में बोलना पड़ेगा, और फिर एक एक कस्टमर को लेके कमेंट किया जाएगा। जैसे इसका कमेंट ही थोड़ा सा हेवी होता है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का, कि क्या क्या मुझे कमेंट में लिखना है। अब ये इसका कोई मतलब सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है। आप लिख सकते हो मे बी लीस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर के बारे में पहले, कि देखो ये मेरे से वॉल्यूम कितना परचेज कर रहा है, सबसे ज़्यादा सेल्स रेवेन्यू ग्रॉस में दिया, बट उसका प्रॉफिट सबसे कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पर हम लोग का मान लीजिए सेल्स रिटर्न ज़्यादा हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न को कम करने के लिए उससे बेटर कम्युनिकेशन करो। शायद रॉन्ग प्रोडक्ट शिप हो जा रहा है, उसको शिपिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना उसके साथ, वो रिटर्न भी कर रहा है हम लोग को, तो उसके यहाँ सही प्रोडक्ट शिप नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे ऐसे आपको एक एक करके कमेंट लिखना होगा। फिर उसी के जैसे उसके यहाँ पे ये वाला ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ऑर्डर टेकिंग एंड प्रोसेसिंग का 15 बार हुआ, तो शायद वो छोटा छोटा क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा है, तो उसको परसुएड करो कि आप ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें। वो रश ऑर्डर भी प्लेस करवा रहा है, उसको बताओ कि रश ऑर्डर कॉस्टली होता है सर डिलीवरी करने में, अगर आप रश ऑर्डर कंटिन्यूसली प्लेस करेंगे तो फिर हमें एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज लगाना पड़ेगा, तो शायद वो ना करेगा। ठीक है, सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग, तो सेल्स रिटर्न से जुड़ा हुआ ही कमेंट में घुस जाएगा। फिर जितना बार ऑर्डर हो रहा है उसके कारण उसका बिलिंग कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो ऑर्डर वाला कमेंट जब लिखोगे तो बिलिंग कॉस्ट भी आप बोल देना। फिर हम लोग कस्टमर विजिट भी ज़्यादा कर रहे हैं उसके यहाँ पर, तो कस्टमर विजिट को कम किया जाए क्योंकि उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, या विजिट करे तो उसका बाइंग बिहेवियर को चेंज किया जाए वहाँ जाकर। ऑलराइट, सो ऐसे एक एक पॉइंट को लेके कमेंट करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको शो कर देता हूँ कि पहला यहाँ पे W लार्जेस्ट कस्टमर है इन टर्म्स ऑफ यूनिट सोल्ड, करेक्ट दिखा दिया था मैंने, बट उसका सेल्स रिटर्न सबसे ज़्यादा है, तो ज़रूर कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। मैं कीवर्ड्स आपको दिखा रहा हूँ, कुछ गड़बड़ डिलीवरी आप कर रहे हो, नॉन कन्फॉर्मिटी डिलीवरी हो रही है, तो आपको कम्युनिकेशन को ठीक करना चाहिए, रूट कॉज उसका पता करना चाहिए। देन वो बहुत ज़्यादा रश ऑर्डर प्लेस करा रहा है, तो उसका आप अलग से चार्ज लगा सकते हो। आप कस्टमर को बोल सकते हो चार्ज कस्टमर फॉर सच शिपिंग बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड नंबर। फिर आप अगर देखें तो उस 15 ऑर्डर प्लेस किया है, उसको बोलो कम ऑर्डर प्लेस करे विथ लार्ज क्वांटिटी, राइट, जो मैं बोल रहा था वही सब लिखा हुआ है। फिर आपका W को लेकर यहाँ पे सेल विजिट भी आप ज़्यादा कर रहे हो,
सेल विजिट आप क्यों ज़्यादा कर रहे हो, आपको ये देखना है कि वो रिसोर्स हम क्यों ना ज़्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर के ऊपर लगाएं, ठीक है। फिर W को देख के ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा हैंड होल्डिंग गाइड चाहता है, हम लोगों से हर बार विजिट करा के ऑर्डर प्लेस कर रहा है। तो ऐसा अगर आपको लगे कि W के साथ डिसकंटिन्यू करना है या बिजनेस रिड्यूस करना है, आप वो भी सोच सकते हो, ओके। बट आप कभी नहीं चाहोगे कि आप कस्टमर लूज करो, इसलिए रीअसाइन दिस रिसोर्सेज टुवर्ड्स एग्जिस्टिंग और न्यूअर कस्टमर टू गेट बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, एंड W कैन बी माइग्रेटेड to however higher profitability. However, if W can be migrated to higher profitability, it will not lose out its market share. अगर आप W को lose कर दोगे तो एक नुकसान वाला चीज़ है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि can be allocated to be handled by some lower level executives and our premium resources should be diverted to more profitable products. So जो बाकी अपना प्रोडक्ट है M, कस्टमर M जो अपना कस्टमर है, उसके साथ आपको थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो और ज़्यादा बिजनेस आपको दे, जबकि वो कोई डिस्काउंट भी नहीं ले रहा है आपसे, तो भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। आप चाहो तो उसको थोड़ा और बिजनेस बढ़ाने के बहाने उसको लालच दो कि डिस्काउंट दोगे आप। और इसी तरह से PM के साथ आपको और ज़्यादा समय बिताना चाहिए, मोर सेल्स विजिट, जिससे कि आप उसको और अच्छा अटेंशन दे पाए, कस्टमर सर्विस दे पाए और बिज़नेस बढ़े। अब इसमें क्या होता है ना, इतना सारा लिखना कई बार संभव नहीं होता, तो आप एक एक कस्टमर के लिए एक एक पैरा लिख सकते हो, या फिर जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे लिख सकते हो, या हर एक एक्टिविटी के बारे में एक एक लाइन लिख सकते हो, जिसका कॉस्ट ड्राइवर जैसा आ रहा है। तो जितना क्लिक करेगा उतना लिखना पड़ेगा। सो ये 2 क्वेश्चन मैंने दिखाया। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन अब सिमिलर टाइप का है, 6 नंबर, 4, 5 मैंने दिखा दिया ना। 6 नंबर मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ओके। एकदम सिमिलर है, बस कमेंट को अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। बहुत लंबा लिखा हुआ होता है इधर, इतना लंबा आपके लिए संभव नहीं, आप अपना इसको शॉर्टन कर लीजिएगा कीवर्ड्स को हाईलाइट करके, एक बार पढ़ के छोड़ना पड़ेगा आपको। इसी तरह से 7 नंबर, ये आपका नवंबर 18 एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, 7 नंबर भी नवंबर 18 एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। और अगेन पार्ट 1 2 सेम ही चीज़ है इसका भी। इसमें देखो वही 2 क्वेश्चन पूछ लिया, लिस्ट डाउन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने बता दिया आपको, और स्पेसिफिक बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये 2 मैंने थ्योरी में आपको बता दिया, बाकी 2 वही चीज़ है। रिकमेंडेशन 4 मार्क का है और कैलकुलेट करना है प्रॉफिटेबिलिटी 12 मार्क का, ठीक है। 4 मार्क का रिकमेंडेशन है कि कैसे प्रॉफिट बढ़ाया जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। और आपको इवैल्यूएशन करने बोला है, तो इवैल्यूएशन में भी यहाँ पे कमेंट्स इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं करते, बहुत बार छूट जाता है उनका। इवैल्यूएशन करना है। और रिकमेंडेशन में बहुत बड़ा लिख दिया इन्होंने 4 मार्क के लिए, आपको इतना बड़ा लिखने का ज़रूरत नहीं है। 4 पॉइंट आप छोटा करके भी लिख सकते हो, 4 मार्क का है तो 4 पॉइंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट छोटा करके लिखो, ओके। सो एक और छोटा सा बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, तो मैं चाहता हूँ वो भी हो जाए। 9 नंबर भी वही सेम तरह का क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप देख लेंगे, कोई उसमें टेक्निक्स नहीं है। इसमें एक नया चीज़ है, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ CRM। ये एक्चुअली हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट चैप्टर एक उसमें पढ़ते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ते हैं, उधर भी कस्टमर रिलेशनशिप्स पढ़ना होता है, उधर पढ़ा देंगे आपको। तो इसको आप बस ये नोट करके रख लो। और एक क्वेश्चन बच गया, अभी 5-7 मिनट और लगेगा, ख़त्म ही हो जाएगा, मैं वो भी आपको सिखा दे रहा हूँ। ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। आओ ध्यान दो, ख़त्म हो जाएगा दोस्त। अभी मैं चाहता हूँ अगला दिन हम लोग नया चैप्टर करें। सिनी वर्ल्ड इज़ अ मूवी थिएटर located in a town with many colleges and universities around it. Town has a substantial student population, most of whom are avid moviegoers. Business for Cineworld has been slow in recent years due to advent of streaming websites that show the latest and popular movies online. However, management of Cineworld continue to feel students would still enjoy watching the movies on big screen along with the facilities and ambience that only movie theater can offer.
Accordingly, they have framed a plan to attract students by offering discounts on movie tickets. अभी तो ये पेंडेमिक के कारण हर मूवी थिएटर का भी यही हालत है. इवन हम लोगों का भी फेस टू फेस क्लास का सिचुएशन यही है कि हम लोग को भी फील होता है कि शायद कस्टमर इन्जॉय करेगा इसलिए आएगा, बट कभी कभी लगता है कि नहीं, शायद डिजिटल क्लासेस इतना पॉपुलर हो गया कि वो नहीं भी आएगा. एवरेज टाइम अ स्टूडेंट स्पेंड्स एट कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज़ 4 years, विच इज़ एवरेज ड्यूरेशन ऑफ एनी कोर्स. तो इसका जो कस्टमर है मोस्टली वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का है. स्टूडेंट 4 साल वहाँ पे स्पेंड करता है, तो 4 साल ही इस कस्टमर का लाइफ हो गया. फॉर अ नॉमिनल वन टाइम सब्सक्रिप्शन फी, सिनी वर्ल्ड प्लान्स टू ऑफर स्टूडेंट डिस्काउंट ऑन मूवी टिकट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. तो ये क्या मॉडल लेके आ रहा है कि आप मेरे यहाँ पे मेंबर बन जाइए, वन टाइम सब्सक्रिप्शन फ़ी दे दीजिए और फिर 4 साल तक मूवी डिस्काउंट एंजॉय करिए. By attracting more footfalls, Cineworld targets to cross-sell its food and beverages and souvenirs. Souvenirs are like gift items. वो भी हम लोग सेल कर लेंगे. This would help it to sustain reasonable revenue each year. तो टिकट में डिस्काउंट दिया बट मेकअप हो जाएगा फूड बेवरेज और सोविनर से. Cineworld would attract attention to the plan by initially offering free tickets, food and beverage and gift vouchers. ओके, शुरुआत में हम फ्री टिकट्स देंगे, गिफ्ट वाउचर्स देंगे. दिस वन टाइम इनिशियल एक्सपेंस नेट ऑफ वन टाइम सब्सक्रिप्शन फी कलेक्टेड वुड कॉस्ट अस 5,000 पर स्टूडेंट. हम लोग कुछ कलेक्ट भी कर लेंगे सब्सक्रिप्शन फीस बोलकर, ओके, और बदले में हम लोग बहुत सारा इनिशियल प्रोमोशनल फ्री टिकट्स, खाना पीना बांटेंगे, तो उसका 5,000 पर स्टूडेंट कॉस्ट आएगा. ऑन सब्सक्रिप्शन टू द प्लान, द व्यूअरशिप एंड परचेजेज ऑफ ईच स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज. एक बार स्टूडेंट सब्सक्राइब कर ले उसके लिए 5,000 रुपये खर्चा हो गया, बट सब्सिक्वेंटली ईयर 1 और 2 में वो हमारे यहाँ पे 2,000 रुपये खर्चा करेगा ईच ईयर. ईयर 3-4 में 1,500 रुपये में रेवेन्यू देगा खाली मूवी टिकट्स पे. फूड एंड बेवरेजेस पे वो इतना रुपया देगा. नॉर्मली हम लोग टिकट से ज़्यादा खर्चा खाना पीना पे करते हैं, सही है. और एक्सेसरीज़ पे वो हमारे इतना रुपया हमें दे सकता है. सो अजम्पशंस क्या है? ओनली 50% ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द थिएटर्स इन ईयर 3 and 4. इसका मतलब जो ईयर 3-4 में हम ये सोचे हैं उसका 50% हो जाएगा. ये तो टोटल सब्सक्राइबर का बात हो रहा है, बट उसमें से 50% ही आएगा, तो ये 50% हो जाएगा. अक्रॉस ऑल ईयर ओनली 75% ऑफ सब्सक्राइबर हु विजिट द थिएटर आर एक्सपेक्टेड टू बाय फूड एंड बेवरेज. सब कोई फूड एंड बेवरेज बाय नहीं भी करते हैं. सो अक्रॉस ऑल ईयर्स इसमें 75% लोग ही फूड एंड बेवरेज बाय करेंगे, ठीक है. और 25% ऑफ सब्सक्राइबर्स आर हु विजिट आर एक्सपेक्टेड टू बाय सोविनियर्स इन ईयर 1-2 एंड 10% इन ईयर 3-4. सो यहाँ पे 25%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 75% और क्रॉस ऑल ईयर्स, ठीक है. और फिर एक और चीज़ बेसिक बोल दिया है कि जो लोग आएंगे मूवी देखने उसका आधा लोग ही ओनली 50% आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द थिएटर्स इन ईयर 3-4. तो ईयर 3-4 में आधा हो गया ईयर 1-2 के मुकाबले, तो आधा भी हो गया. और फिर जो आया उसका 75%, तो जो आया उसका 75% मतलब उसका आधा भी करना है और उसका 75% भी करना है, इसका आधा भी करना है और इसका 10% भी करना है. गिवन दैट PVIFA फॉर ₹1 for 4 years at 10% is 3.169 and for 2 years is this. Calculate the customer lifetime value per subscriber for the above plan. एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, आप देखो ना एक बार. कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू अगर हमें निकालना है बहुत इजी है. पहले आप ये सोचो ईयर वाइज, लिखना नहीं है आपको, आप खाली देखो ईयर वाइज क्या हो रहा है यहाँ पर. ईयर 1, 2, 3, 4 चारों को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है. अलग अलग नहीं करके आप ऐसा भी कर सकते हैं, ईयर 1, 2 को अलग कर एक साथ रख दो, 3, 4 को एक साथ रख दो और एक ईयर 0 ले लो क्योंकि वन टाइम कॉस्ट हमारा लग रहा है. सो हमारा मूवी से कलेक्शन हो रहा है, मूवी से कलेक्शन हो रहा है, फूड एंड बेवरेज से कलेक्शन हो रहा है, सोविनियर से कलेक्शन हो रहा है. फिर हमारा टोटल कैश फ्लोज आ रहा है, टोटल कैश फ्लो आ रहा है. ये एक बार पता चल जाए फिर इसको डिस्काउंट कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे तो लाइफ टाइम वैल्यू आ जाएगा. ईयर 0 में हमारा आउटफ्लो ही हो रहा है 5,000 पर स्टूडेंट.
ईयर 1-2 में मूवी देखने आ रहा है जो लोग, मान लो एक आदमी आ रहा है यदि, तो 2,000 रुपया दे रहा है, ठीक है। ईयर 3-4 में 50% ओनली लोग आ रहे हैं, तो ये तो मैंने 1,500 सोचा हुआ है फॉर ईच स्टूडेंट, ठीक है, ऑन सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्लान। बट उसका जो लोग सब्सक्राइब किया उसका आधा लोग ही आ रहा है, तो 1,500 का आधा हो जाएगा, यहाँ पे 50% हो जाएगा, तो मेरा रेवेन्यू आ गया 750 यहाँ पर। अब जो लोग आता है उसका आधा 75% लोग ही खाना पीना करता है, तो अगर आता पूरा तो 4,000 होता, बट उसका 75% हो गया क्योंकि लोग ही कम आ रहे हैं, 3,000 आ गया, ठीक है। अक्रॉस ऑल ईयर्स दिस इज एप्लीकेबल। तो जो लोग आता है, यहाँ पर भी देखो, जो लोग आता है 3,000 रुपया हम लोग को ईयर 3-4 में खाना पीना का देता है, ध्यान देना, 3,000 रुपया खाना पीना का देता है। अब उसमें से आधा लोग ही आता है, और जितना आता है उसका 75% ही खाना पीना खरीदता है। जैसे आधा लोग आएगा तो आधा लोग का मूवी रेवेन्यू आया, 50% हुआ मूवी रेवेन्यू, और आधा लोग आया तो पहले तो आधा कर दिया लोग का आधा, अब उसमें से जो आया वो भी 75% ही फूड खरीद रहा है, करेक्ट। तो 3,000 का 50% इंटू 75% करने से आ रहा है 1125। सोविनियर में फर्स्ट ईयर में 2,250 है, बट क्या लिखा है 25% ऑफ सब्सक्राइबर हु विजिट बाय सोविनियर, सो 2,250 का 25% ही सोविनियर खरीद रहा है यहाँ पर, विच इज कमिंग 2250 इंटू 25% इज 562.5। एंड देन नेक्स्ट ईयर क्या होगा आप बता दें मुझे अपने आप। 750 रुपीज़ दिया हुआ है, पहले तो लोग ही आधा आता है, अब जितना आता है उसका 10% लोग ही हमारे से ये सोविनर बाय करता है, तो 750 का 50% का 10%। सो मेन खेल यहाँ पे था कि हाउ यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोबेबिलिटी इन ईयर 3-4, 50 और 75, 50 और 10, दिस वाज इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आपका ये तीनों रेवेन्यू आ गया यहाँ पर, ईयर 1-2 का आ गया, ईयर 3-4 का आ गया। डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पे तो ईयर 0 में 1 ही होता है, फिर आपको फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स दिया हुआ है 1.735, फिर फर्स्ट 4 ईयर्स का दिया हुआ है 3.169, तो 3 और 4th ईयर का हो जाएगा -1.735 कर देंगे, तो पहला 2 साल का मालूम है और पहला 4 साल का मालूम है, इन दोनों को माइनस करने से 3rd और 4th ईयर का आ जाएगा, और फिर सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए तो आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। मेन इस पैराग्राफ का एम्फेसिस है कि जो आ रहे हैं 50% लोग ही 3rd और 4th में आ रहे हैं, और ये जो डिटेल दिया हुआ है अज्यूमिंग कि सारे सब्सक्राइबर हम लोग को क्या देंगे। अब जो आ रहे हैं उसका आधा ही लोग आ रहे हैं, तो रेवेन्यू आधा हो जाएगा। फूड एंड बेवरेज जो आ रहे हैं उसके बाद 75% है, सोविनियर में भी जो आ रहे हैं उसके बाद 10% है, ठीक है। तो दिस वे यू हैव टू थिंक एंड सॉल्व। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू सॉल्व दिस सम अगेन इन योर exercise copy and check the solution is well presented over here, the answer is also given, the same thing has been already done over here. If you have any question you can ask me and I feel that this is over. जो आ रहे हैं उसका आपको परसेंट लेना है, ये तो पूरा ग्रॉस के हिसाब से दिया हुआ है। Only 50% are expected to visit the theaters in year 3-4. So in year 3-4, everything to be multiplied by 50%. Now only 75% of subscriber who visit are expected to buy food. So into 75% across all year. So across all year 75. And only 25% of who visit. So visitors have reduced to 50% in 3-4. And those who visit will buy 10% in 3-4 and 25% in 1-2. So this needs to be multiplied upon the revenue because the revenue is given as per the full subscriber. So
full subscriber are not coming, so that's how this revenue is also getting impacted. Okay, so guys, with this I have completed your strategic analysis of operating income chapter. I just feel that where I am giving you less is I am not allowing you to write in my class all these. So that is the only relaxation I am taking from you in this fast track batch. Rest all, there is no compromise. You have been given the full, everything is full. Had you been a student of regular class, I would have done 2-3 more sums with you, which were also there in our old syllabus material. Now old syllabus material is equally relevant. आपको पता है नवंबर 20 में ही पूरा एक क्वेश्चन नंबर 6 एक फुल क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस से ही डाल दिया 20 मार्क्स का. तो एक क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस का हमेशा रहता है, स्टूडेंट सुनते नहीं है, क्या करें. बट अभी आपको जो भी ओल्ड सिलेबस से कराना है मैं वो वर्कबुक के थ्रू करा रहा हूँ. बस रेगुलर में थोड़ा और 2-3 सम होता है. आपको रेगुलर मैथ का ज़रूरत नहीं है, वो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए ही होता है. ठीक है, कोई उसका उपाय नहीं है. अब एग्ज़ाम में आ जाएगा तो देखा जाएगा. आपको ओल्ड सिलेबस से प्रैक्टिस नहीं करना है. अभी आप इसी पे फोकस करिए. इस चैप्टर को आज मैंने ख़त्म किया, आप अपने आप भी ख़त्म कर दीजिए. सारा रिकमेंडेशंस को ठीक से पढ़ के यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है उसको थोड़ा सा शॉर्टन कर लेना. यहाँ पे उसका कीवर्ड्स नोट डाउन कर लेना, वरना आप एग्ज़ाम के पहले उसको ठीक से देखोगे नहीं. आप सेक्रीफाइस करोगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, चैप्टर छोड़ोगे. ऐसे अंडरलाइन करना भी ज़्यादा बेटर नहीं होता है. थोड़ा सा यहाँ पे साइड में लिख लेना ज़्यादा बेटर होता है. सो यू मस्ट डू इट.